नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माही के चैनल पर। हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में हमने जो सब्जेक्ट पहले चुनी है वो है पॉलिटी। और पॉलिटी के हम 2 चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, यानी हमने विविधता की समझ पढ़ ली है और विविधता एवं भेदभाव को समझ लिया है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है कि सरकार क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सरकार क्या है। व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट इज गवर्नमेंट? अब देखो, सरकार को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो सरकार ये नहीं है कि भारत की है, किसी भी देश की हो सकती है। यानी किसी भी देश को निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी देश है उसे निर्णय लेने एवं काम करने के लिए, एक तो क्या है कि निर्णय लेने के लिए और दूसरा काम करने के लिए एक सरकार की जो है वो आवश्यकता होती है। अब सरकार होती क्या है? तो सरकार जो है वो एक लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह है। लोगों का समूह होता है जो क्या करता है, शासन को चलाने का कार्य करता है। शासन को चलाने का कार्य करता है। हम आगे इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हम सरकार के स्तर क्या हैं, सरकार के स्तर क्या हैं, फिर सरकार के प्रकार कितने हैं, सरकार के प्रकार कितने हैं। आगे हम इसमें फिर पढ़ेंगे कि सरकार और कानून में, सरकार और कानून क्या होता है, सरकार और कानून क्या होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक इसके बाद में हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है।
यानी इन पर हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे। सरकार के स्तर कितने होते हैं, सरकार के प्रकार कितने हैं, कानून और सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। हमने ये समझा कि सरकार क्या है, तो किसी भी देश को निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। और सरकार होती क्या है, तो ये लोगों का एक समूह होता है जो शासन को चलाने का कार्य करता है, शासन को चलाने का कार्य करता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो किसी भी देश को चलाने, किसी भी देश में निर्णय लेने एवं काम करने के लिए जो सरकार की आवश्यकता होती है, वो किन किन चीज़ों पर निर्णय ले सकता है। तो ये जो निर्णय हैं, ये कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, यानी बहुत सारे विषय हो सकते हैं। कौन कौन से, तो जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसमें बता रखा है कि जैसे सड़कें एवं स्कूल कहाँ बनाने हैं, यानी सड़कें एवं स्कूल कहाँ बनानी है। अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ गए, यानी किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं, तो उन्हें कम कैसे करें, यानी ये निर्णय भी सरकार की लेती है। अच्छा, इसको आप ये से समझते हैं कि जो महंगाई, आपने ये ज़रूर सुना होगा, महंगाई यानी जब भी देश में महंगाई बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य भी कौन करती है, सरकार करती है। सरकार है वो गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं चलाती हैं। ये जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके लिए काफ़ी योजनाएं चलाती हैं सरकार का। और क्या क्या काम हो सकता है, तो जैसे रेलवे है एवं डाक व्यवस्था है, ये भी सरकार को ही देखने होते हैं। सरकार जो है वो ये भी तय करती है कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति भोजन के बिना ना रहे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की आपूर्ति हो, उसे स्वास्थ्य सुविधा मिले, भोजन की आपूर्ति हो, स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसे अच्छी शिक्षा मिले, ये भी सरकार का ही काम है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो बिना भोजन के ना रहे, स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा मिले, यानी ये जो काम है वो भी कौन करता है, सरकार ही करती है। इसके अलावा जो देश की सीमाओं की रक्षा है, देश की सीमाओं की रक्षा, वो भी गवर्नमेंट को ही करनी होती है। इसके अलावा जो हमारे
इंटरनेशनल रिलेशन है। इंटरनेशनल रिलेशन इनका ध्यान भी गवर्नमेंट ही रखती है। अब हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो क्या हर देश में एक ही प्रकार की सरकार होती है? क्या हर देश में एक ही प्रकार की सरकार होती है? नहीं। ये जो हमने बात की ये केवल सरकार की है। आप ये मत समझना कि ये जो है वो मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही सरकार मैंने नाम लिया तो सरकार है वो आपके दिमाग में किसी ना किसी पार्टी का, जैसे आप कहते हो बीजेपी है या कांग्रेस है या और भी जो पार्टियां हैं उनका नाम आता है कि बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है। ये सरकार का पार्ट वैसे डायरेक्ट नहीं होती हैं। सरकार में अलग अलग भाग होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं देखो। सरकार में मुख्य रूप से एक होती है विधायिका, इसके बाद में कार्यपालिका, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों के बाद में जो आती है वो आती है न्यायपालिका। यानी ये तीनों जो हैं वो सरकार का ही एक रूप होती है। अब विधायिका यानी लेजिस्लेचर, अब मैंने जैसे ही ये तीनों शब्द लिखे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं ये जो तीनों शब्द लिख रहा हूं वो मैं क्या केंद्र की बात कर रहा हूं या फिर मैं राज्य की बात कर रहा हूं या फिर स्थानीय निकाय की बात कर रहा हूं। यानी क्या ये तीनों केंद्र के लिए हैं या राज्य के लिए हैं या स्थानीय यानी लोकल अथॉरिटी के लिए हैं? आगे आप इनका जवाब दे पाओगे। विधायिका जो है वो क्या करती है, ये विधि निर्माण का कार्य करती है। यानी कोई भी जो लॉ है उसे पारित करना है, यानी कोई भी कानून है उसे पारित करने का जो काम है, यानी विधि निर्माण करने का जो काम है वो करती है आपकी विधायिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका उसे लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका है वो क्या करती है, उसे लागू करने का कार्य करती है। फिर सर लास्ट में जो न्यायपालिका है ये क्या करती है? ये न्याय व्यवस्था का ख्याल रखती है। कैसे?
तो ये जो कानून लागू करते हैं उस कानून का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो न्यायपालिका ही उसके लिए कुछ कदम है वो उठाती है। यानी सरकार में क्या क्या आएंगी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये विधि निर्माण करने का कार्य करती है, ये लागू करने का कार्य करती है और ये न्याय व्यवस्था का कार्य करती है। अब हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है यानी सरकार है वो कितने स्तर पर काम करती है। यानी सरकार के स्तर कितने होते हैं। सरकार के स्तर कितने स्तर पर काम करती है सरकार? तो सरकार है वो केंद्र या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर, केंद्र या राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। फिर राज्य स्तर पर काम करती है। और यानी अगर मैं बात करूं, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो ये दो ही थी, यानी दो स्तर पर ही काम किया करती थी, एक तो केंद्र व राज्य। फिर जो 73 एंड 74 अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में एक और जोड़ दिया गया और वो था स्थानीय। अब बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या क्या कार्य करती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य होता है वो होता है कि ये देश की सीमाओं की रक्षा करती है। फिर ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं उनका ख्याल रखती है। हमारे देश के अंदर जो टैक्सेशन से संबंधित जो कार्य हैं यानी टैक्स को कलेक्ट करना, वो भी जो कार्य हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। फिर राज्य स्तर पर जो कार्य होते हैं वो जैसे पुलिस है, एजुकेशन है, ये जो काम है वो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। स्थानीय
स्थानीय स्तर पर जो काम होते हैं वो लोकल अफेयर्स का जो ख्याल रखा जाता है वो स्थानीय स्तर पर रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें नगर पालिका, हम बात करें ग्राम पंचायत, हम बात करें पंचायत समिति, यानी ये जो काम करती हैं वो स्थानीय स्तर पर करती हैं। केंद्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर देश की सीमाओं की रक्षा करना, इंटरनेशनल रिलेशन का ख्याल रखना, टैक्सेशन का कार्य करना, राज्य स्तर पर पुलिस व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, और स्थानीय स्तर पर लोकल अफेयर्स यानी जो नगर पालिका काम करती है, ग्राम पंचायत करती है, पंचायत समिति करती है, और आपका जो जिला पंचायत है वो करती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अगला जो हम टॉपिक पर बात करेंगे वो है सरकार एवं कानून। अब देखो, जो सरकार है वो कानून बनाती है। सरकार है वो क्या करती है? कानून बनाती है। अच्छा, क्यों बनाती है कानून? ताकि वो अपना कार्य कर सके। अपना कार्य कर सके मतलब सरकार कानून बनाती है काम करने के लिए, यानी कानून बनाना ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो अपना काम है वो कर सकती है। अच्छा, सरकार कानून तो बनाती ही बनाती है, और कानून बनाने के बाद में इसके पास इसकी भी ताकत होती है किसकी ताकत होती है? सरकार के पास ये भी ताकत होती है कि वो कानून बनाती है, फिर लोग उस कानून को माने, लोगों को कानून मानने के लिए
बाध्य करने की लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करने की जो ताकत है वो भी सरकार के पास होती है। अच्छा, सरकार में हमने देखा था कि एक होती है विधायिका, फिर कार्यपालिका और लास्ट जो देखा था वो था न्यायपालिका। ये विधि निर्माण का कार्य करती है विधायिका। कार्यपालिका जो है वो उसे लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका है वो न्याय व्यवस्था का कार्य करती है। यानी मैंने यहाँ पर कहा कि कानून बनाती है, यानी कानून बनाने का कार्य जो है वो विधायिका करती है और उसे लागू करने का कार्यपालिका करती है। फिर लोग उस कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे इसके लिए भी वो बाध्य कर सकती है। किसके थ्रू? न्यायपालिका के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाने के लिए जो हमारे यहाँ पर कानून है वो ये है कि आपकी एज है वो 18 होनी चाहिए, यानी 16 से भी आप चला सकते हो, लेकिन है कि 18 होनी चाहिए और आपके पास से लाइसेंस होना चाहिए। यानी विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी है वो नहीं चला सकते। अगर आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो फिर आपको क्या होगा? आपको सजा हो सकती है, आपको जुर्माना देना होगा, यानी इन दोनों में से कभी कभी दोनों भी होते हैं। तो ये जो काम है यानी आपको सजा और जुर्माना का जो प्रावधान है वो कौन करेगा? आपको सजा कौन देगा? तो वो सजा न्यायपालिका देगी। तो फिर सर क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों पर ये कानून लागू हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कानून ऐसा भी हो सकता है, कोई कानून ऐसा भी हो सकता है जिसका पालन ठीक तरीके से ना हो रहा हो, यानी लोगों के लिए वो अच्छा नहीं हो, तो फिर तो लोग भी उसके खिलाफ न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि सरकार है वो कानून बनाती है और उसके बाद इतनी भी ताकत होती है कि वो लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। कानून बनाने का कार्य और लागू करने का कार्य ये करते हैं और न्यायपालिका है वो ये तय करती है कि वो कानून है वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और विदाउट लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो ये अपराध है और अगर आप इस अपराध में पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा और जुर्माना हो सकता है। और ये सज़ा और जुर्माना कौन तय करेगा? ये न्यायपालिका तय करेगी। और अगर आपको भी ऐसा लगे कि हमारे लिए जो कानून बना है उसका ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो आप भी क्या कर सकते हो? न्यायपालिका जा सकते हो। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि सरकार के प्रकार कितने हैं। सरकार के प्रकार, वहाँ पर मैंने स्तर बताए थे आपको, यहाँ पर हम प्रकार पढ़ेंगे कि सरकार है वो कितनी प्रकार की होती है।
तो सरकार है वो एक होती है लोकतांत्रिक, यानी जिसे डेमोक्रेसी आप बोलते हैं। एक है राजतंत्र, राजतंत्रीय, और भी होती है जैसे तानाशाही है, ठीक है, लेकिन हम मुख्य रूप से इनकी बात करते हैं। जैसे लोकतांत्रिक की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है लोगों द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन। अब मैंने एक शब्द बोला था कि लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये वैसे ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है जो डेमोस प्लस क्रेटोस से बना है और जिसका अर्थ ये होता है कि रूल बाय द पीपल, यानी लोगों द्वारा शासन। लोगों द्वारा शासन जो है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं और वो प्रकार ये होते हैं टाइप्स की। अगर हम बात करें तो एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, यानी एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक है अप्रत्यक्ष रूप से। एक तो प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है लोगों का और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है कि लोग हैं वो खुद सरकार चलाते हैं, यानी जो भी कानून व्यवस्था बनती है उसमें वो सीधा भाग लेते हैं। और ये जो डायरेक्ट है यानी प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार चुनने का अधिकार है वो भी लोगों के पास होता है और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनने का अधिकार भी लोगों के पास होता है। प्रत्यक्ष रूप से ये छोटे जहाँ पे मतलब में जो पॉपुलेशन है वो कम हो वहाँ पर तो इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में इसका यूज़ होता नहीं है। ये जैसे स्विट्ज़रलैंड है उसमें आबादी है वो कम है तो वहाँ पर ये चल सकता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर 140 करोड़ लोग हों वहाँ पर तो डायरेक्ट इसमें भाग लेना असंभव हो जाएगा। तो हमारे जो यहाँ पर है इंडिया के अंदर वो है अप्रत्यक्ष, यानी हम जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। क्या चुनते हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाते हैं, उनके लिए निर्णय लेते हैं। अच्छा, फिर सर राजतंत्रीय में क्या होता है? तो राजतंत्रीय में जो होता है वो होता है राजा या रानी का शासन। राजा या रानी का शासन, या तो राजा का शासन या रानी का शासन। अच्छा, यहाँ पर भी
एक समूह होता है, छोटा समूह है, एक छोटा समूह है होता है जो कई विषयों पर चर्चा करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है यहाँ पर वो राजा का होता है। फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है? राजा का ही होता है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, लोकतांत्रिक जो सरकार है वो अगर कोई भी निर्णय लेगी तो उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो निर्णय उसने लिया है इसका आधार क्या है, किस आधार पर ये निर्णय लिया गया है, उसका आधार बताना पड़ेगा। फिर अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी, यानी सफाई देनी पड़ेगी उसे। अगर कुछ गलत हुआ, जैसे कि नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी जो निर्णय लिया गया तो लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया, तो सरकार ने उसके मामले में सफाई दी। जीएसटी लागू किया तो जीएसटी के मामले में सरकार ने है वो सफाई दी कि जीएसटी है वो क्यों लाया गया। यानी उसका कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसका आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो कानून निर्माण का काम करते हैं या निर्णय लेते हैं इनका, लोगों का, वो प्रतिनिधि होते हैं इनके। और लोग इनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो ये हमारे लिए निर्णय लिया है वो उसका आधार क्या है, किस आधार पर आपने ये निर्णय किया। तो उन प्रतिनिधियों को उनको सफाई देनी पड़ती है कि हमने इस आधार पर ये निर्णय लिया है और ये इसकी डिटेल है। फिर सर राजतंत्र में, तो राजतंत्र में राजा या रानी का शासन होता है और एक छोटा समूह भी होता है जो लोगों के निर्णयों की और उनके कामों की चर्चा करता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो राजा या रानी का होता है। और यहाँ पर ना तो इनको आधार बताना होता है और ना ही इनको सफाई देनी पड़ती है किसी को, यानी ये दोनों ही नहीं करते हैं, ना तो आधार बताते हैं निर्णय का और ना ही सफाई देते हैं, क्योंकि राजा है वो करेगा वही सही है। लेकिन लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक में सरकार को बताना पड़ता है। क्यों? कारण है इसमें, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो, जैसे मैं नॉर्मली भारत की बात करूं तो यहाँ पर हम 5 ईयर्स के लिए यानी 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चुनते हैं, यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे, यानी जनता को, यानी जिन्होंने उनको चुना है, अगर जनता को उनके कार्य पसंद नहीं आएंगे तो अगले 5 साल बाद वो क्या करेंगे? इनको बदल देंगे, दूसरे प्रतिनिधि भेजेंगे वहाँ पर। तो अगर उनको वापस री इलेक्ट होना है, यानी उनको री इलेक्ट होना है, दोबारा सत्ता में आना है, यानी दोबारा सरकार में आना है, तो उन्हें जनता को हर जो उनका निर्णय है उनका आधार भी बताना होगा, उनकी सफाई भी देनी होगी, जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने होंगे ताकि वो री इलेक्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अब लोकतंत्र में भी 2 प्रकार हो सकते हैं, जैसे एक तो मैं बात करूं भारत की और एक है अमेरिका। अब भारत में जो है वो लोकतंत्र है, अमेरिका में है वो भी लोकतंत्र है। लेकिन राजतंत्र जैसे ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है, यानी वहाँ का। अच्छा, राजतंत्र में
यहाँ पर हम 5 साल में बदल सकते हैं गवर्नमेंट, राजतंत्र में नहीं बदल सकते। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा दोबारा। ये मैंने कुछ बातें आपको बताई है। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अगली क्लासों में तो इसका और मैं ये एकदम बेसिक रूप से बता रहा हूँ आपको। आगे आगे हम इसके और चर्चा करेंगे। इसके बाद में है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार ये क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार मैंने अभी बताया आपको कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करते हैं इसमें। यानी जनता है वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है कि आप हमारे लिए निर्णय कर सकते हो और आप हमारे जो भी काम हैं वो कर सकते हो। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र का जो अर्थ है वो ये होता है कि जनता का शासन, और जनता का शासन मैंने बताया कि 2 प्रकार से हो सकता है, एक डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वहां होता है जहां की जनसंख्या है वो कम होती है, और जहां की जनसंख्या अधिक होती है वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सर क्या एक चीज बताओ, क्या लोग हैं वो चुनाव के माध्यम से ही शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं? नहीं, चुनाव के माध्यम से ही नहीं, और भी बहुत से तरीके होते हैं। अगर मान लो कि हमने एक बार चुन के भेज दिया जिन प्रतिनिधियों को, अगर वो अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ हैं रैलियां कर सकते हैं, यानी उनके खिलाफ रैलियां निकाल सकते हैं, उनके खिलाफ हम आंदोलन कर सकते हैं। यानी बहुत से तरीके। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम उनका विरोध कर सकते हैं। हम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से अपनी बात है उन तक पहुंचा सकते हैं। यानी एक चुनाव ही एक तरीका नहीं है कि हम शासन व्यवस्था में भाग लेंगे, ये भी हो सकते हैं। रैलियां कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं, यानी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ी बात और बताऊं कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो कहता है कि जब जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो क्या सभी लोगों को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार था? ये प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके अपने चुनते हैं ना, यानी वोट करते हैं अपने प्रतिनिधियों को, और जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो प्रतिनिधि उनके लिए जो है निर्णय लेता है और शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, इससे पहले हमारे इंडिया में ये नहीं था कि सबको वोट देने का अधिकार था। उस समय केवल जो
शिक्षित वर्ग था, केवल शिक्षित वर्ग को, और पुरुष वर्ग को, शिक्षित में भी कौन, पुरुष वर्ग, और जिनके पास अपनी संपत्ति है केवल यही वोट दे सकते थे, यानी यही वोट कर सकते थे। मतलब देश किन्हीं गिने चुने व्यक्तियों के निर्णयों के आधार पर ही चलता था। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि एक पत्रिका चलती थी हमारे यहाँ पर, यंग इंडिया, यंग इंडिया, और इस यंग इंडिया में 1931 में महात्मा गांधी ने भी, यानी गांधी जी ने भी इसका विरोध किया था कि आप केवल शिक्षित लोगों को, केवल पुरुषों को, और जिनके पास अपनी संपत्ति है केवल उनको ही वोट देने का अधिकार देते हो। तो क्या उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है कि जो अशिक्षित हैं और जो अपना खून पसीना बहाकर अपना परिश्रम करते हैं? तो यंग इंडिया में उन्होंने इसके खिलाफ विरोध किया था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1950 के अंदर जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो 1950 में जब सबको वोटिंग का अधिकार एक साथ ही दे दिया गया था, महिलाओं को और जो अशिक्षित थे उनको भी, यानी सभी को, जिनके पास संपत्ति है या नहीं है, सभी को एक साथ ही 1950 में जो है वो वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन कई और देश हैं, जैसे अगर मैं बात करूं अमेरिका, तो अमेरिका में भी महिलाओं के पास जो है और जो गरीब लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है वो नहीं था। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वर्ल्ड वॉर के कारण सारे जो पुरुष हैं वो तो युद्ध में लगे हुए थे, तो पुरुषों के जो काम है वो उनको करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया, और महिलाओं ने जो है वो व्यवस्था है वो अच्छे से संभाली उनकी। और उस व्यवस्था को देखकर लोग जो हैं वहाँ के, वो आश्चर्यचकित रह गए कि यार महिलाएं भी इतना व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकती हैं। तो फिर महिलाओं ने है वो एक मांग रखी कि हमें भी जो है वो कम से कम वोट देने का अधिकार दिया जाए, और इसलिए काफ़ी महिलाएं जेल गई, आंदोलन किया, और इन सब के बाद अमेरिका ने जो है वो 1920 के अंदर महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो दे दिया। इसी प्रकार जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने 1928 के अंदर जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार है वो प्रदान किया। आज का जो ये चैप्टर है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो आप बेसिक से काफ़ी कुछ सीख सकते हो इसमें। यानी ये एक हमारा बेसिक है, एक नींव आप कह सकते हो। आगे जब हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, तो वहाँ पर हम और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी और डीप में पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको एक, जो कहते हैं ना कि एक जो बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव है वो मजबूत हो जाए, तो आपकी जो नींव है वो मजबूत करने के लिए जो है ये चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं। इनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, यानी स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा। हर चीज़ का हम धीरे धीरे पढ़ेंगे हर चीज़ को, ताकि वो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।